पतझड़ की छुट्टियों के दौरान मुझे उम्मीगल पर अजनबी लोगों से बात करने की आदत हो गई। मैं एक छोटे शहर से हूँ और मेरे लोगों के साथ उठना बैठना ज्यादा नहीं है, इसलिए दुनिया भर के लोगों से बात करना का विचार मुझे अच्छा लगा। और इसी तरह मैं नताशा से मिला। उसमें कुछ लुभावना था। ये सिर्फ उसकी सुंदरता की बात नहीं थी, जिस पर कोई शक नहीं था, बल्कि उसके बात करने का तरीका, उसके हाव भाव और मुंह देने वाली मुस्कान। वो एक सादे बेज रंग की दीवार के आगे बैठी हुई थी। उसका सादापन उसके साथ काफी अच्छे से मेल खा रहा था। कई तरह से अलग अलग विषय पर चल रही हमारी बातचीत काफी आसान रही। फिर बात चाहे कला से संबंधित किसी विषय पर हो या विज्ञान में हुई नई खोज पर, उसके पास हर विषय पर अपनी एक राय थी। लेकिन हमारी इस दिलचस्प बातचीत के बीच कुछ अनोखा जटिल होता रहा। हर कुछ मिनट के बाद नताशा की आंखें अपनी दाईं ओर घूम जाती। उसके भाव कुछ पल के लिए रुक जाते। वो ऐसा था जैसे हकीकत में कोई चीज अटक गई हो। अच्छी खासी बातचीत के बीच एक छोटी सी रुकावट। पहली बार जब ये हुआ तो मैंने मान लिया कि एक महज ध्यान भटकाने वाला माजरा था, कैमरा के बाहर कुछ ऐसा जिसने उसका ध्यान खींच लिया था। लेकिन जैसे जैसे हमारी बातें आगे बढ़ी तो ये प्रतिक्रिया लगातार और स्पष्ट होने लगी। मैंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की और सिर्फ उसकी बातों में खो जाने पर ध्यान दिया, लेकिन इस रुकावट की वजह से मेरी बेचैनी बढ़ती गई। ये ऐसा लग रहा था जैसे वो न सिर्फ किसी चीज या किसी इंसान की तरफ देख रही थी, बल्कि किसी अदृश्य हालात पर जवाब दे रही थी। हर रुकावट के बाद उसके बर्ताव में बदलाव आने लगे। आराम से बातचीत करने से थोड़ा परेशान होने तक का बदलाव, जैसे कि वो किसी दबाव में आकर ये बर्ताव कर रही हो। मेरे मन में उठे चिंता और जिज्ञासा के भाव ने मुझे उससे विषय पर बात करने के लिए मजबूर कर दिया। तुम्हारे साथ वहां कोई है क्या? मैंने अपनी आवाज हल्की रखने की कोशिश करते हुए पूछा, हालांकि मेरा दिमाग संभावनाओं में घूम रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सवाल ने कुछ ट्रिगर कर दिया था। नताशा ने अपनी दाएं तरफ देखा, लेकिन इस बार वो पहले से कुछ ज्यादा समय के लिए रुकी और वो जानबूझकर रखा गया था। वो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ वक्त के लिए पैरालाइज हो गई हो। उसने वापस मेरी तरफ मुड़कर देखा और इस बार उसकी आंखों में सुकून का भाव हटकर डर का भाव साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आवाज जो पहले कभी चुलबुली और आत्मविश्वास से भरी हुई लग रही थी, अब एक धीमी फुसफुसाहट में बदल गई जो डर से कांप रही थी। कोई भी तो नहीं, उसने कहा, लेकिन जिस तरह उसने कहा उसे सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके हर शब्द बहुत ही मुश्किल से मुंह से निकल रहे हों। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, उसने बीच में ही चैट बंद कर दी। स्क्रीन ब्लैंक हो गई और मैं अंधेरी काली स्क्रीन के आगे बैठकर खुद को ही देखता रहा। मैंने हम दोनों की बातें अपने दिमाग में चलाना शुरू कर दिया। उसका हर पॉज सोचने पर अब और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। वो किसे या क्या देख रही थी? क्या वो किसी खतरे में थी या फिर क्या वो बस एक सोची समझी साजिश थी? कई दिनों तक नताशा के साथ इस उम्मीगल बातचीत के रहस्य मुझे परेशान करते रहे। उसका चेहरा मेरे सपनों में आता था, जो हमेशा नजरों से ओझल किसी चीज को देखने के लिए मुड़ता था। उसके चेहरे के भाव खुशी से डर में बदल जाते थे। मैंने इंटरनेट खंगाला और उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो हवा में गायब हो गई। फिर एक बार गलती से मैं दोबारा उसके सामने आ गया। इस बार उसने अपना परिचय केट के नाम से दिया। ठीक वैसी ही मुस्कान, उसी तरह की दिलचस्प बातें, उसी सादी बेज दीवार के आगे बैठकर। लेकिन उसे हमारी पहली मुलाकात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। मेरा मन भ्रम और अविश्वास से हिल गया। उसे याद कैसे नहीं है? हमने एक कनेक्शन साझा किया था या फिर मुझे तो ऐसा ही लगा था। मैंने उससे हमारी पिछली बातों के बारे में याद दिलाकर समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने वाकई हैरानी से मेरी तरफ देखा। मेरे मन में शक पैदा हो गया। क्या मैंने सच में उससे पहले बात की थी या फिर मेरा दिमाग मेरे साथ चाल चल रहा था? लेकिन फिर पहले की तरह वो बीच सेंटेंस में रुक गई। उसकी आंखें दाईं ओर देखते हुए रुक गई। उन 5 सेकंड के लिए उसका चेहरा शून्य हो गया। पहले की तरह हुए इस सीन ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। ये ठीक वैसा ही था, उसी तरह का पॉज, उसी तरह उसका वापस आने पर डरा हुआ चेहरा। वो किसी भी इत्तेफाक से कई ज्यादा बढ़कर था। एक पैटर्न बन चुका था, एक डरावने व्यवहार की परेशान कर देने वाली बात। जैसे ही मुझे इस परिस्थिति की गहराई का एहसास हुआ, मेरे दिमाग में 100 तरह के सवाल आने लगे। क्या ये गलत पहचान का मामला था या इससे भी ज्यादा भयानक कुछ? सच का पता लगाने का दृढ़ संकल्प लेते हुए मैंने और भी ज्यादा स्पष्ट सवाल करने का फैसला किया। हमने अपनी बातचीत जारी की। मैंने ऐसा नाटक किया जैसे कि मुझे कुछ नहीं पता, जबकि मेरे दिमाग में और भी ज्यादा काम लगा हुआ था। मैं सावधान था कि मैं उसे किसी तरह का शक ना होने दूं या फिर उसे देख रहा था। मैंने 1 सेकंड का एक्सक्यूज लेते हुए पेन और पेपर हाथ में रख लिया। जब मैं अपना पहला सवाल लिख रहा था तो मेरे हाथ थोड़े कांपने लगे। मेरा दिल सीने में जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने कागज स्क्रीन के सामने रखा और कोशिश की कि अपने चेहरे के भाव को बदलने ना दूं। उस नोट पर लिखा था कि क्या कोई तुम्हें देख रहा है?
अगर हाँ तो छींकने का नाटक करो। मैंने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। वो पहचानने और समझने की कोशिश कर रही थी। एक पल के लिए कुछ नहीं हुआ और मुझे डर था कि मेरी कोशिश बेकार गई। लेकिन फिर उसने छींका। वो काफी धीमी थी, लेकिन काफी बेहतर एक्टिंग। पर जो भी था वो उसका जवाब था। मुझे उसका जवाब मिलने पर राहत भी हुई और डर भी लगा। वो परेशानी में थी और कोई तो उसे देख रहा था। मैंने फौरन एक और नोट लिखा। क्या वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है? एक बार फिर मैंने उस नोट को स्क्रीन के आगे किया। मेरी आंखें स्क्रीन पर गड़ी हुई थी। वो एक बार फिर छींकी। उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए मेरी आंखों से मिली और ऐसा लगा जैसे उसकी नजरें मुझे मदद की गुहार कर रही हूं। मेरे दिमाग दौड़ रहा था। मुझे और ज्यादा जानने की जरूरत थी। मैंने एक और सवाल लिखा। मेरे हाथ कांपने लगे। क्या वो तुम्हें जान से मार सकता है? मैंने नोट उठाया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी उलझे हुए खेल में हूं जहां दाव जिंदगी और मौत का है। इस बार जब उसने चीखा तो उसकी आंखों से एक आंसू भी टपक गया। उस नजारे ने मेरे अंदर के सभी सवालों का जवाब दे दिया। वो एक बहुत ही बड़े खतरे में थी। मैं मजबूर होकर बस उसे कंप्यूटर स्क्रीन से देख रहा था। अचानक कैमरा जोर जोर से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे स्क्रीन के पीछे उस इंसान को पता चल गया था कि कुछ अनुचित हो रहा था। मैंने दबी दबी आवाजें सुनी, शायद खुद को बचाने की मुठभेड़। और फिर कैमरा उठा और मुझे उसके आसपास की जगह का नजारा दिखाया गया। मेरा दिल धड़कना बंद हो गया। जिस कमरे में वो बैठी हुई थी वो मेरा अपना था। वही सामान्य बेज रंग की दीवारें, वही सेम बिस्तर और उससे जुड़ा हुआ हेडबोर्ड। यहाँ तक कि उस कमरे के पर्दे भी मेरे कमरे जैसे थे। ये कैसे मुमकिन था? क्या किसी ने दूसरी जगह पर मेरे ही कमरे को दोबारा बनाया था? ठीक मेरे जैसे उस कमरे ने मुझे भ्रमित कर दिया और मुझे सच्चाई पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया। फिर कैमरा मुड़ा और मैंने अपनी जिंदगी का सबसे भयानक मंजर देखा। एक आदमी ने कैमरा पकड़ा हुआ था, वही जो उस लड़की को लगातार देख रहा था। इस बार उसने खुद को कैमरे में दिखाया। वो मेरा ही चेहरा था जो मुझे वापस से घूर रहा था। वो सिर्फ समानता नहीं थी बल्कि सटीक मेरी तरह रूबरू दिखने वाला शख्स था। उसकी मुस्कान अजीब थी। वो इस तरह टेढ़ी मेढ़ी थी जो मेरे चेहरे पर कभी नहीं आई। वो एक राक्षस की मुस्कुराहट थी जिसमें द्वेष और पागलपन छलक रहा था। आंखें हालांकि मेरी जैसी ही थी, लेकिन उसमें एक ऐसा अंधेरा था जो बयां नहीं किया जा सकता। उन विशेषताओं से बिल्कुल अलग जिनका वो हिस्सा थी। घबराहट और भ्रम ने मुझे सुन्न कर दिया। क्या ये किसी तरह का हमशक्ल जुड़वा था जिसके बारे में मुझे कभी पता ही नहीं था, या फिर ये कोई और खतरनाक राक्षस रूप जिसने अपना घटिया मकसद को पूरा करने के लिए मेरा रूप धारण किया था? जैसे ही मेरे दिमाग में सवाल घूमने लगे, सामने की स्क्रीन काली पड़ गई। कनेक्शन टूट गया जो मुझे सदमे में ले गया और मैं सच्चाई से और दूर हो गया। मैं वहां बैठा रहा और उस ब्लैंक स्क्रीन को घूरता रहा। मेरे दिमाग इस चीज को समझ नहीं पाया था कि मैंने अभी अभी क्या देखा था। अपने राक्षस रूप की छवि को देखकर मैं परेशान हो गया। वो मुझे एक डरावनी याद दिलाता था कि कहीं बाहर मेरे चेहरे का कोई घूम तो नहीं रहा और अजीब चीजें कर रहा। नताशा या केट, वो लड़की जिसकी पहचान जो भी थी, उसकी किस्मत उसे जिस जगह ले गई थी वो अभी तक रहस्यमय थी। आखिर वो थी कौन और वो शख्स क्या था जिसने मेरा चेहरा ले लिया था? और तभी मैंने एक राक्षस की आवाज अपने कमरे से आती हुई सुनी जिसने मेरी हड्डियां तक कपा दी। मैं डर गया। क्या तुम हमारे साथ शामिल नहीं होगे? ये वो दिन था जब ओमेगल को बंद करना पड़ा। कंपनी को खुले हुए करीब 10 साल हो चुके थे और तब से उस पर लगाए गए आरोपों की वजह से कंपनी को हजारों मामलों का सामना करना पड़ा और कंपनी को अपना दिवाला घोषित करना पड़ा। उस दिन मेरी नौकरी चली गई। मुझे वेबसाइट की कोड बेस की मेंटेनेंस का चार्ज मिला था और मैं कस्टमर सपोर्ट टीम से भी जुड़ा हुआ था। इसका मतलब यह था कि मुझे कंपनी की लीगल चीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी जब तक कि उसे सबके सामने घोषित नहीं कर दिया गया था। वो ऑफिस में आखिरी दिन था। मैं अपना सामान इकट्ठा कर रहा था और उसे एक ट्रे में डालकर घर वापस जाने की तैयारी कर रहा था। ऐसा करते हुए मुझे अपने स्कूल की लॉकर की सफाई वाले दिन याद आ गए। इस वक्त तक ऑफिस पूरी तरह खाली हो चुका था। मैं आखिरी आदमी ही बचा था क्योंकि मुझे जाने से पहले वेबसाइट पर एक गुड बाय मैसेज भी पोस्ट करना था ताकि लोगों को ये पता चल सके कि ओमेगल अचानक गायब क्यों हो गया। अपना सामान इकट्ठा करने के बाद मैंने एक बार उस जगह को आखिरी बार देखा। ये जगह कितनी जीवित और उत्साह से भरी हुई रहती थी और अब वो खाली और बेजान हो गई थी। मैं बाहर निकलते हुए एक आखिरी बार ऑफिस के दरवाजे को पीछे से बंद करता हूँ। अपनी गाड़ी तक गया, एक कदम पीछे लेकर एक बार फिर ऑफिस की बिल्डिंग को देखा। मैंने अपने जीवन का आधा दशक इस जगह पर काम करके बिताया था। इसे छोड़कर जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने गाड़ी चलाना शुरू किया, लेकिन अभी मुझे गाड़ी चलाते हुए बस 10 मिनट ही हुए थे कि गाने बजाने के लिए मैंने अपना फोन ढूंढना शुरू किया और तब मुझे याद आया कि वो तो ऑफिस में ही रह गया था।
अंधेरा हो रहा था और मैं अक्सर इस टाइम तक कभी भी शहर में नहीं रहता था, लेकिन अपने फोन के लिए वापस जाना तो बिल्कुल बनता था। मैंने तेज गति में गाड़ी वापस मोड़ी और सिर्फ 20 मिनट के अंदर मैं वापस से ऑफिस पहुंच गया। जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा तो मैंने ये देखा और मैं हैरान हो गया कि दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने उसे बंद किया था, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि जिस तरह आंसुओं ने मेरी याददाश्त को धुंधला कर दिया था, उसी तरह उसने मेरी आंखों को भी कर दिया होगा। इस वक्त तक सूरज पूरी तरह से ढल चुका था। सर्दियों का मौसम था, इसलिए दिन छोटे थे। अंधेरे ने तो जैसे बिल्डिंग को निकल ही लिया हो। अंदर जाते ही मैं सीढ़ियां लेकर ऊपर जाने लगा और सेंट्रल ऑफिस एरिया तक पहुंच गया। अब मुझे उस जगह पर उदासी महसूस हो रही थी। वो जगह अजीब लगने लगी थी, यहाँ तक कि खुद से दूर भी। ऑफिस खाली था, हर एक डेस्क पर निजी सामान इधर उधर फैला हुआ था। मैंने एक लंबी सांस ली और खुद को अपने डेस्क तक धकेला जहां मेरा फोन रखा हुआ था। जैसे ही मैंने उसे उठाया, उसकी लाइट जल गई। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मैंने उसकी फ्लैश लाइट ऑन कर दी, क्योंकि अब उस जगह पर मेरे लिए कुछ ज्यादा ही अंधेरा हो गया था। मेरी बगल में फर्श पर अनगिनत बिखरे हुए कागज पड़े हुए थे। मैं ये सब देखकर काफी हैरान रह गया, क्योंकि मैं बस 20 मिनट पहले ही यहाँ था और तब ये जगह इस तरह बर्बाद नहीं थी। मैंने आसपास अपनी फ्लैशलाइट घुमाकर देखा और पता चला कि वो कागज मेरे डेस्क के सामने रखी एक झुकी हुई कैबिनेट की तरफ से निकाले गए थे। और तब जाकर मेरी नजर वोडका की खाली बोतल पर गई। उसमें से कुछ बूंदें अभी भी जमीन पर गिर रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या यहाँ मेरे अलावा और कोई भी था? मैं सोचने लगा। मैं लाइट चला के स्विच बोर्ड तक गया, लेकिन एक बार फिर हैरान हो गया। वो बोर्ड काम नहीं कर रहा था। पावर कंपनी ने जरूर इस बिल्डिंग की लाइट काट दी होगी, क्योंकि अब यहाँ कोई काम नहीं करता। मैं फोन की फ्लैशलाइट से ही कमरे के मुआयना करने लगा। वो जगह किसी बॉम्ब स्थल जैसी लग रही थी। डेस्क हर जगह बिखरे हुए थे और फोल्डर के ढेर इधर उधर बिखरे हुए थे। ये वो वक्त था जब इन सब के पीछे जिम्मेदार व्यक्ति ने अपने होने का वजूद दिया था। जब मैंने ऑफिस के सेंटर में खड़े होकर कमरे के दूसरे अंत से गुर्राने की आवाज आती हुई सुनी तो मेरा दिल दहल गया। मैंने उस ओर देखा जहां से आवाज आई तो पाया कि हमारे मैनेजर की ऑफिस का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। जैसे ही मैं उसकी तरफ बढ़ा तो मैंने देखा कि कमरे के अंदर से थोड़ी रोशनी आ रही थी। मेरी नजर फर्श पर पड़े उन कागजों की तरफ गई जो खुले दरवाजे की तरफ जा रही थी। मैंने उन्हें देखने के लिए अपना फोन घुमाया। लगभग हर पन्ने पर एक अदालती मामला था, जिसके साथ एक तस्वीर भी जुड़ी हुई थी। मैं उसके बारे में आपको ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन वो बहुत ही घटिया और निंदनीय तस्वीरें थी। जब मैंने झुककर उन्हें पढ़ा तो मुझे ओमीगल इस्तेमाल कर रहे कुछ लोगों का आरोप पढ़ने को मिला। मैं फिर से यह कहूंगा कि जो मैंने पढ़ा उसे दोहराना असंवेदनशील लगता है, लेकिन इस जुर्म का शिकार हुए कई लोग अपनी आवाज उठाते हुए कंपनी को ठीक से चलाने की शिकायत लेकर काफी आगे बढ़ चुके थे। मुझे कुछ इल्जामों के बारे में पता था, लेकिन उन्हें इस तरह अपनी आंखों के सामने देखकर मुझे घिन आने लगी। जैसे ही मैं उठा तो मेरे पेट में हलचल होने लगी, लेकिन फिर मैंने उस रहस्यमयी दरवाजे तक अपनी यात्रा जारी रखी। मैं बाहर निकलने लगा। आखिरकार मैं उस कमरे तक पहुंच गया जहां से आवाज आ रही थी। किसी जानवर की तरह गुर्राने की आवाज लगातार आ रही थी। अंदर झांकते हुए मेरे हाथ में मेरा फोन था, जिस पर मैंने स्पीड डायल में 911 लिखा हुआ था। मुझे नहीं पता था कि अंदर क्या था, लेकिन खुद के बचाव के लिए मैंने तय किया कि सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। अभी तक मैं इस बात को समझ नहीं पाया कि मैं आखिर अंदर गया ही क्यों। मैं चाहता तो वापस जा सकता था, वो जगह मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मेरी उस जगह के लिए ईमानदारी अभी बरकरार थी। अंदर मैंने अपने एक मैनेजर की शक्ल को पहचान लिया। उसने शराब पी हुई थी, उसकी एक आंख से खून बह रहा था। उसके आसपास उन्हीं तस्वीरों वाले कागज थे जिन्हें मैंने गलियारे में अभी फैला हुआ देखा था। शिकायतों से कई पन्ने असहनीय तस्वीरों से भरे हुए थे, जिनमें पुरुष अजीब और घटिया हरकत करते हुए दिखाई दे रहे थे। ये वो पल था जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे फोन की फ्लैशलाइट अभी तक जल रही थी। उस मैनेजर ने धीरे धीरे ऊपर देखना शुरू किया। उसने अपनी एक आंख निकाल ली थी। मैंने फौरन अपनी उंगली से कॉल बटन को दबाते हुए पीछे हटने लगा और मैंने डरते हुए देखा कि मेरा मैनेजर अपनी जगह से खड़ा हो गया था। वो लड़खड़ाते हुए मेरी तरफ आने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ में जो कुछ भी था वहां देखने से पहले मैंने उसके पूरे शरीर को ध्यान से देखा।
उसने हाथ में एक चाकू पकड़ा हुआ था जिस पे उसकी आंखों के टुकड़े लगे हुए थे। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला, मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट दौड़ने लगी और मैं सीधे ऑफिस से बाहर निकलने वाले दरवाजे की तरफ भागा। क्या वापस आओ, तुमने जरूरत से कुछ ज्यादा ही देख लिया है। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उस शराबी मैनेजर को पीछे छोड़कर बाहर निकल चुका था और साथ ही साथ मैंने उसे बंद कर दिया था। जैसे ही मैंने खुद को दरवाजे से टिकाया, वो पीछे से दरवाजे को धक्का मारकर खोलने की कोशिश करने लगा। कुछ मिनट के बाद आखिरकार पुलिस भी वहां आ गई। वो अपनी टीम लेकर अंदर गए और 5 मिनट बाद ही स्ट्रेचर पर हमारे मैनेजर की लाश को लेकर बाहर निकले। ये देखकर मैं दंग रह गया। ज्यादा खून खो देने की वजह से उसकी मौत हो गई। उसने अपनी दूसरी आंख भी निकाल दी थी। बाद में पता चला कि उन्हें उसके शव के पास एक नोट भी मिला था। उस नोट में लिखा था कि मैनेजर ओमेगल के कार्यकाल में हुए सभी अत्याचारों के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है और वो ये देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था और इसलिए उसने खुद की जान ले ली। मेरे पास उस नोट की एक कॉपी है। मैं हर रोज उसे एक बार पढ़ता हूँ, खासकर आखिरी किस्से को। उसमें लिखा हुआ था कि अकेला इस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है, और भी लोग इसके लिए जिम्मेदार थे, जिम्मेदार हैं अभी भी। शुरुआत करने से पहले मैंने एक कांपती हुई सांस ली। मैं परेशान होने का नाटक करने का इतना आदी हो चुका था कि अपने कंधों को झुकाकर खुद को ऐसा दिखाने जैसे कि मैं घंटों से रो रहा हूं मेरा नेचर बन चुका था। कुछ लोग मुझसे बात किए बिना ही चले जाते थे, जो जाहिर था, लेकिन फिर मैंने उसे देखा। बड़ी चिंतित भूरी आंखें मेरी आंखों में धंस गई। बढ़िया। कांपते हाथों से मैंने एमा की तस्वीर कैमरे में दिखाने से पहले अपने सीने से लगाई। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि वो लड़की भी हमारे बीच बात शुरू करने से पहले ही चली जाएगी, लेकिन फिर उसकी आंखों में नरमी आई। ओ हाय, तुम कैसे हो? एक मिनट, मैं सीधे तुमसे बात कर सकती हूँ? क्या तुम ठीक हो? नहीं, मैं सच कहूं तो मैं यहाँ एक अच्छे कारण की वजह से आया हूँ। मैंने उसे एक हल्की सी मुस्कान दी। मेरी गर्लफ्रेंड एमा को गायब हुए 3 महीने हो चुके हैं। मैं बहुत समय से उसे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रही। मैं क्या करूं? ठीक समय पर की गई सिसकियों ने एक उदास रूप पैदा कर दिया। बहुत बढ़िया। पुलिस कुछ भी करने के लिए राजी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ लोगों से मदद मांगने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम बिजी नहीं। बताओ। 6 साल पहले मेरा भाई भी लापता हो गया था और वो कभी वापस नहीं आया। उसकी आंखों में आंसू देखकर तो मुझे कसकर उसे खुद से गले लगाने की इच्छा हो रही थी। क्या शिकार पकड़ा था मैंने, तो सचमुच बहुत ही मनमोहक थी। फिर भी मैंने अपना काम जारी रखा। देखो, मैं इतना हैंडसम नहीं था और किसी और कारण से कोई लड़की मेरी तरफ आकर्षित हो पाती, लेकिन दुख भरी कहानियां हमेशा काम करती हैं। और सच कहूं तो एमा के बारे में बताई हुई बात पूरी तरह से झूठ नहीं थी। मैं किस तरह तुम्हारी मदद करूं? मेरी मतलब है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है जिससे हम उसे खोज सकें? जैसे ही उसने ये कहा, मैं उसे जवाब देने के लिए तैयार था। मैं बातचीत के इस भाग में माहिर था जहां मुझे किसी को आमने सामने मिलने का कारण देना होता था, लेकिन कैमरे पर मेरी तस्वीर अचानक अटक गई। ऐसे कैसे हो सकता है? हेलो देयर जेकब। हाँ, क्या किसी तरह का मजाक था? क्या तुम ठीक हो? तुम ऐसे घूर रहे हो जेकब। मैंने एक बार झपका और फिर दूसरी बार। स्क्रीन से मैसेज गायब हो रहा था। मुझे खुद से इस चीज को समझने में थोड़ा वक्त लगा। मुझे खुद को संभालने की जरूरत थी, लेकिन कोई बात नहीं। एक और लड़की मेरे लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। जेकब, मुझे माफ करना। मुझे लगता है कि हमारा कनेक्शन टूट गया था। हाँ, ये बहुत ही फनी था कि इन सब के बीच मेरा कनेक्शन बहुत से लड़कों के साथ हुआ जो मुझ पर लाइन मार रहे थे, और फिर आखिरकार मेरी मुलाकात दोबारा डोरा से हो गई। साफ साफ कहूं तो वो काफी प्यारी थी। मैंने एमा को ढूंढने के लिए बहुत से पैसे लगा दिए, इसलिए मेरा इंटरनेट इतना अच्छा नहीं है। झूठा। एक बार फिर मैंने उसे देखा। वो मैसेज चैट विंडो पर दिखाई दिया। मैंने लंबी सांस लेते हुए एक घूंट पिया। एक डोरा ही वही लड़की थी जो मुझे झूठा कह रही थी, तो फिर वो मुझे इतनी दया भरी नजरों से क्यों देख रही थी? मुझे माफ करना, ये सुनकर बुरा लगा। क्या मुझे माफ करना, लगता है कि मेरा कंप्यूटर में कुछ खराबी है। कोई बात नहीं। क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगे? शायद मुझे तुम्हारी कहानी सुन के अच्छा लगा और तुम्हारे अगले प्लान के बारे में। क्यों ना हम कॉफी पर मिलें? बहुत बढ़िया। हालांकि मैं अपने घर पर मिलना ज्यादा पसंद करता हूँ। मेरा मतलब है कि आखिरकार करना तो वही है ना?
अब मुझे बस एक बहाने की जरूरत थी। नहीं, इसकी बातों में मत आना। जैसे ही मैं कुछ कहने वाला था, स्क्रीन बीच में अटकने लगी। भाड़ में जाए है। मैंने अपने पास पड़ी चीजों को अपने कंप्यूटर के पीछे बनी दीवार पर जोर से फेंका। वो एक भारी किताब थी। जेकब, क्या हो रहा है? क्या तुम मेरे साथ हो? हाँ, मैं यही हूं। माफ करना डोरा, मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि किसी ने मेरा कंप्यूटर हैक कर लिया है। कोई ऐसा क्यों करेगा? मैं झिझक गया। मुझे थोड़ा अंदाजा तो था, जाहिर है, लेकिन मैं उसे उनमें से कुछ भी बताने वाला नहीं था। पहली बार मेरी जुबान पर कोई चालाक झूठ नहीं आया, खासकर तब जब डोरा मुझे डरावनी नजरों से देख रही थी। वो जैसे स्क्रीन पर डरी हुई बैठी हुई थी। ये क्या? मैंने उसे सिर्फ 1 सेकंड के लिए देखा था। इससे पहले कि मैं पीछे मुड़कर ये देख पाता कि डोरा ने ऐसा क्या देखा, वो गायब हो चुकी थी। मुझे माफ, मुझे पहले से ही पता होना चाहिए था कि यह घटिया मजाक है। मुझे यकीन है कि तुम यह हरकत जरूर इंटरनेट पर डालोगे। नहीं, तुम समझ नहीं रही हो। तुम्हें कैसे पता कि मेरा भाई लापता है? इतना ही नहीं, अब बस करो कातिल। इस बार हम दोनों ने एक साथ चैट विंडो की तरफ देखा। डोरा की आंखें बड़ी हो गई क्योंकि एक एक करके उस पर तस्वीरें अपलोड हो रही थी। वो सब मेरे हाथ की कारीगरी थी। मेरा वो काम जिसके लिए मुझे खुद पर गर्व था। वो चीजें जो मैंने सोचा था कि मैं डोरा के साथ करता अगर वो मुझे पहली बार में मेरी शक्ल देखकर मुझे अस्वीकार कर देती। तुम कितने घटिया हो। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, डोरा का चेहरा एमा के चेहरे में बदल गया। वो ठीक वैसे ही लग रही थी जैसे मैंने उसे आखिरी बार देखा था। पागल, गुस्से से भरी आंखें। माफ करना जेकब, लेकिन मैं तुम्हें एक और लड़की के साथ खिलवाड़ करते हुए नहीं देख सकती। तुम्हें याद नहीं कि आखिर बार ये करने की कोशिश की तो तुम्हारा क्या हश्र हुआ था? मुझे अच्छे से याद था, और उसे साबित करने के लिए मेरे चेहरे पर अभी भी एक छोटा निशान था। सिंटी, एक लड़की जिसे मैं ओमेगल पर मिला था, उस पर भूत प्रेत चढ़ा हुआ था। जब उसने मुझे देखा, मेरे मुंह पर एक तमाचा मारा। एक मिनट, इतनी देर से क्या तुम ही मेरे प्लान को चौपट कर रही थी? मैं तुम्हें एक और लड़की के साथ कोई गलत काम नहीं करने दूंगी, बिल्कुल नहीं। वो पहली बार था जब मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से डरा था। मैं हमेशा से उस पर अपना दबाव बनाकर रखता था, और खैर जब मुझे लगा कि वो मेरे साथ धोखा कर रही है तो मैंने इस बात का ख्याल रखा कि उसे इसकी सजा मिले। तो फिर अब वो मेरे सामने क्यों आई थी? मैं पुलिस को बुला रही हूं। इसके बाद कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। जैसे ही सायरन की आवाज ने बाहर के सन्नाटे को खत्म किया तो मुझे एहसास हुआ कि अब मैं कुछ कर नहीं सकता, और शायद वो अच्छे के लिए ही था। शायद मैं किसी से भी मिलने या पश्चाताप करने के लिए काफी बीमार था। मैं अजीब सा हो चुका था। हालांकि अगर ऐसा होता तो मुझे बहुत सारी खूबसूरत महिलाओं के साथ एक मिक्स जेल में नहीं रखा जाता।